everyone, myself Gargi Sharma and I welcome you all in Law Learners 365 YouTube channel. So जैसे कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं लास्ट सेशन के अंदर हमने जो अपने पार्ट 1 का चैप्टर 1 था दैट इज प्रिलिमिनरी या प्रारंभिक जिसकी सेक्शन रेंज क्या थी सेक्शन नंबर 1 टू सेक्शन नंबर 4 वो हमने कंप्लीट कर लिया था. सो आई होप आपको चारों ही सेक्शंस और जो हमने बेसिक फर्स्ट लेक्चर में जो बेसिक इंट्रोडक्शन डील किया था एविडेंस एक्ट का वो भी क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज हैं देन यू आर फ्री टू पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स. इसी के साथ साथ अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं देन डू लाइक कमेंट एंड शेयर आवर लेक्चर्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल. तो एक बार के लिए हम आपको जो है क्विक समरी देती हूँ मैं आपको सेक्शन नंबर 1 टू 4 का जो हमने डिस्कस किया था. सेक्शन नंबर 4 ने बेसिकली क्या सेक्शन नंबर 1 ने बेसिकली क्या बताया था शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट जहां हमने इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट वो सभी चीजें डिस्कस करी थी. देन जो सेक्शन नंबर 2 था वहां हमने क्या डिस्कस किया था दैट इज रिपीलिंग क्लॉज कि आपके जो 1938 का जो रिपीलिंग एक्ट था उसने क्या रिपील किया था आपके सेक्शन नंबर 2 को एंड जो पहले आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर शेड्यूल हुआ करता था उसको. देन थर्ड जो था वो था आपका इंटरप्रिटेशन क्लॉज जहां पर हमने बहुत सारी डेफिनेशन डिस्कस करी जहां पे हमने कोड क्या होता है फैक्ट इन इशू रेलिवेंट फैक्ट डॉक्यूमेंट एंड इसके अलावा डिस्प्रूव्ड प्रूव्ड एंड नॉट प्रूव्ड ये सारी डेफिनेशंस डिस्कस करी थी. देन फाइनली हमने कुछ प्रिजम्पशन से रिलेटेड बात करी थी जो आपकी डील करता है सेक्शन 4 के साथ दैट इज मे प्रिज्यूम शेल प्रिज्यूम एंड कॉन्क्लूसिव प्रूफ. ठीक है, तो ये चारों ही सेक्शंस आपके प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. सो इन्हें अच्छे से याद करेंगे इनको अच्छे से समझ के चलेंगे. चलिए नाउ मूविंग ऑन विद आवर टुडेज लेक्चर. आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू. ओके, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज के सेशन के अंदर हम लोग क्या क्या जो सेक्शन है कौन कौन से सेक्शन है वो डिस्कस करने वाले हैं. सो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 7 एंड सेक्शन नंबर 8. तो जब हमने हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट का फर्स्ट लेक्चर के अंदर एक बर्ड व्यू डिस्कस किया था तब वहां हमने देखा था कि आपके जो इंडियन एविडेंस एक्ट है उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सो पार्ट नंबर 1 का जो चैप्टर नंबर 1 था दैट इज प्रिलिमिनरी वो हम लोग डील कर चुके हैं. अब आज हम चैप्टर नंबर 2 पे मूव कर रहे हैं जो किससे बात करता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट से दैट इज सेक्शन नंबर 5 टू सेक्शन नंबर 55. ठीक है, सो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं कि हमने एक डेफिनेशन डिस्कस करी थी सेक्शन नंबर 3 में जो किससे डील करती थी आपके रेलिवेंट फैक्ट्स यानी कि सुसंगत तथ्य. तो वहां हमने क्या देखा था कि रेलिवेंसी कहां पर डिफाइन की गई है या कैसे डिस्क्राइब की गई है या एक फैक्ट को दूसरे फैक्ट से हम इस तरीके से रिलेटेड किन प्रोविजंस के थ्रू बताने वाले थे दैट इज गिवन अंडर योर इंडियन एविडेंस एक्ट एंड वो सेक्शन रेंज क्या है सेक्शन नंबर 5 टू सेक्शन नंबर 55 जहां आपको बता रखे हैं कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से किस तरीके से रिलेटेड है किस तरीके से कनेक्टेड है देन इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ रिलेवेंट फैक्ट. ठीक है, सो आज के सेशन के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन नंबर 5 डिस्कस करेंगे. जस्ट अ सेकेंड. ओके, सेक्शन नंबर 5 डिस्कस करेंगे जहां हमें क्या बताया है कि जो एविडेंस है एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स. अगर आप लोगों को ध्यान हो तो जो हमारा सबसे पहला लेक्चर था वहां हमने कुछ गोल्डन रूल्स डिस्कस करे थे जहां हमने जो फर्स्ट गोल्डन रूल है वो क्या पढ़ा था कि जब भी कोई साक्ष्य दिया जाएगा कोर्ट ऑफ लॉ में या एविडेंस दिया जाएगा तो वो किससे रिलेटेड होगा या तो आपके रेलिवेंट फैक्ट से यानी कि आपके सुसंगत तथ्य से या फिर किससे रिलेटेड होगा फैक्ट इन इशू से. फैक्ट इन इशू का मतलब क्या होता है विवादित तथ्य यानी कि जहां पर एक पार्टी उसको असर्ट कर रही है और एक पार्टी क्या कर रही है उसका डिनायल कर रही है. ठीक है, देन हम लोग बेसिकली जो आपका सेक्शन नंबर 5 है वो आपको एक रूल बता रहा है. ठीक है, सेक्शन 6 टू सेक्शन 55 जो है एक्चुअली अगर हम रेलिवेंसी के रिलेटेड बात करते हैं तो यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से फैक्ट्स क्या होंगे रेलिवेंट फैक्ट्स होंगे. ठीक है, तो सेक्शन नंबर 6 जो है वो क्या बताता है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन यानी कि एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर जितने भी तथ्य हैं वो क्या होंगे वो रिलेवेंट होंगे क्योंकि वो क्या फॉर्म कर रहे हैं उस सिंगल ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं. सेक्शन नंबर 6 को अगर जिन स्टूडेंट्स ने पहले एविडेंस एक्ट पढ़ रखा है तो आप सबको पता होगा सेक्शन नंबर 6 को हमारा अदर वर्ड क्या यूज करा जाता है सो दैट इज रेस जस्टिस. ठीक है, पर आपको बेयर एक्ट में कहीं देखने को वर्ड नहीं मिलता है. देन नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 7 जहां हम क्या देखेंगे ओकेजन कॉज एंड इफेक्ट किसका फैक्ट इन इशू का. तो यहाँ पर ऐसे फैक्ट्स जो क्या है आपके फैक्ट इन इशू का या तो क्या है ओकेजन है ठीक है या क्या है कॉज है या क्या है इफेक्ट है. ठीक है, आपको इन्हीं कीवर्ड्स के जो है कीवर्ड्स को यूज करते हुए सेक्शन नंबर याद करना है. एंड सेक्शन नंबर 8 में क्या दे रखा है सेक्शन 7 सेक्शन 8 के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. सेक्शन 7 में हमने 3 टर्म यूज करी वन इज योर ओकेजन नेक्स्ट इज योर कॉज एंड थर्ड वन इज इफेक्ट.
एंड सेक्शन नंबर 8 में क्या देखा हमने, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। अब कंडक्ट आपका पहले का कंडक्ट भी हो सकता है, दैट इज प्रीवियस कंडक्ट, या आपका बाद का कंडक्ट भी हो सकता है, दैट इज सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, चलिए, तो ये तो हमने अभी शॉर्ट के अंदर अपना डिस्कशन किया। अब हम लोग सेक्शन नंबर 5 से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली बात मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि इन सेक्शंस के अंदर जहां पर भी आपको क्या दिए गए हैं, इलस्ट्रेशंस दिए गए हैं, प्लीज डू लर्न दोस इलस्ट्रेशंस बाय हार्ट, क्योंकि आपका जो आरपीएससी है उसके दो जो इंपॉर्टेंट एरियाज रहते हैं क्वेश्चंस फ्रेम करने के, वन इज योर इंडेक्स बेस्ड यानी कि डायरेक्ट सेक्शंस पूछे जा सकते हैं, एंड सेकंड इज योर इलस्ट्रेशन बेस्ड। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा, एविडेंस मे बी गिवन ऑफ फैक्ट इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स, यानी कि आपका जो एविडेंस है वो या तो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड दिया जाएगा या फिर रेलिवेंट फैक्ट रिलेटेड दिया जाएगा। आपको सेक्शन में भी यही बताया है, एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग। ये हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट दोनों ही आपके क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे भी अप्लाई करता है एंड सिविल सूट पे भी अप्लाई करता है, इसलिए यहाँ पे दोनों ही वर्ड्स यूज किए गए हैं, दैट इज सूट एंड प्रोसीडिंग्स। ठीक है, evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as herein after declared to be relevant and of no others। यानी कि यहाँ पर क्या बोला है, जो रेलिवेंट बताए गए हैं आपके आगे के सेक्शंस में। तो ये सेक्शन रेंज क्या है आपकी, सेक्शन नंबर 6 टू सेक्शन नंबर 55। तो सेक्शन नंबर 5 भी ये बोल रहा है कि हर उस फैक्ट का या फैक्ट इन इशू का क्या दिया जा सकता है, सूट या प्रोसीडिंग में एविडेंस दिया जा सकता है जो आपके इन सेक्शंस के अंदर, आगे आने वाले सेक्शंस के अंदर क्या बताए गए हैं, रेलिवेंट बताए गए हैं और किसी फैक्ट का नहीं दिया जा सकता। ठीक है, तो रेलिवेंट कहां बताया है, सेक्शन 6 टू 55 में। अब यहाँ आपकी एक्सप्लेनेशन आती है जिससे रिलेटेड आपको एक इलस्ट्रेशन भी दिया गया है, सो ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ क्या बोला है, दिस सेक्शन शेल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटेड टू सिविल प्रोसीजर। तो ये एक्सप्लेनेशन आपको बेसिकली एक छोटी सी बात कहती है कि आप ऐसे किसी फैक्ट का एविडेंस नहीं दे सकते हैं जो आपको किसी लॉ यानी कि आपकी सिविल प्रोसीजर लॉ के द्वारा क्या कर दिया गया है, आपको मना कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग देखते हैं सीपीसी के अंदर, तो अगर कोर्ट आपसे कोई डॉक्यूमेंट पेश करने को बोलता है और अगर आप उस डॉक्यूमेंट को उस फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर पेश नहीं करते तो बाद में आप उस डॉक्यूमेंट को लाकर पेश नहीं कर सकते, क्योंकि जब कोर्ट ने आपको लाने को बोला तो अब आपने क्या कर दिया, मना कर दिया, डिनाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि अगर आपको सीपीसी कहीं रोकता है, किसी प्रोविजन के थ्रू रोकता है कि बाद में आप उस फैक्ट का एविडेंस नहीं दे सकते हैं, तो जब तक आपको कोर्ट परमिट नहीं करता आप जो है उस फैक्ट का एविडेंस नहीं देंगे। सेक्शन नंबर 5 भी ऑटोमेटिकली आपको ये पावर नहीं देता है कि बाद में आप उस फैक्ट का एविडेंस दे सके। तो अगर आपको बाद में भी वो डॉक्यूमेंट पेश करना है तो आपको कोर्ट ऑफ लॉ से परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज तो सीपीसी ने ये डिनाई कर दिया है। ठीक है, सो दिस इज व्हाट एक्सप्लेनेशन इज गिवन हियर। ठीक है, सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 5 का जनरल पार्ट एंड उसका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। मूविंग फॉरवर्ड अब हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशंस। ठीक है, एक बार आप इलस्ट्रेशंस को गो थ्रू कर लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, यही मेरा पर्पस है, इसीलिए मैं यहाँ पर आपके साथ इलस्ट्रेशंस डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहला इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। ठीक है, तो बेसिकली ट्रायल में क्या हो रहा है, ए को ट्रायल किया गया है, यानी कि ए का ट्रायल चल रहा है किस रीजन से, कि उसने बी की हत्या कारित की है या बी का मर्डर किया है। कैसे किया है, मार मारकर, किसी क्लब या किसी भी आप बोल सकते हैं डंडा, हॉकी स्टिक वगैरह किसी से भी उसको मार मारकर जो है ए ने बी की हत्या कारित करी है। ठीक है, और इस तरह का मारना क्यों था, क्योंकि उसका इंटेंशन था ताकि वो बी की क्या कर सके, डेथ कॉज कर सके। ठीक है, तो अब ए का जब ट्रायल होगा तो वहां पर आपके फैक्टिंग इशू यानी कि विवादित तथ्य कौन कौन से होंगे। सो एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इशू। सबसे पहला, ए इज बीटिंग बी विद द क्लब, यानी कि क्या ए ने बी को क्लब से मारा, क्या जो ए की डेथ हुई, सॉरी बी की डेथ हुई, ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, क्या उस मारने की वजह से ही बी की डेथ कॉज हुई, एंड थर्ड इज एज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, या क्या ए का सच में ऐसा इंटेंशन था कि वो बी को इस तरीके से मार के जो है उसका मर्डर कॉज करे। ठीक है, तो ये तीनों ही क्या रहने वाले हैं, ए के ट्रायल में फैक्ट इन इशू रहने वाले हैं। ठीक है, अब बी हमारा जो है इलस्ट्रेशन वो आपके एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड करता है, जहां पर क्या बोला गया है, ए सूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम एंड हैव इन रेडीनेस फॉर प्रोडक्शन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस अ बॉन्ड ऑन विच ही रिलाई। सो बेसिकली क्या है, कोई बॉन्ड है, बॉन्ड बेसिकली वही होता है अग्रीमेंट जहां पर कुछ पैसे का लेन देन रिलेटेड चीजें रहती हैं। सो एक बॉन्ड जो है वो
उसके पास जो एक पर्सन है जिसने केस फाइल किया है, जो सूटर है जिसने सूट फाइल किया है, उसके पास था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, जब केस की फर्स्ट हियरिंग हो रही थी तो वो बॉन्ड लेकर नहीं आया। ठीक है, तो अब बाद में क्या है, वो बाद में वो बॉन्ड पेश नहीं कर सकता क्योंकि सीपीसी उस चीज को डिसएंटाइटल करता है। सो this section does not enable him to produce the bond or prove its content at a subsequent stage of the proceeding otherwise than in accordance with the condition prescribed by the code of सीपीसी। यानी कि अभी तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, अब क्योंकि उसने फर्स्ट जो स्टेज थी वहां पर वो बॉन्ड प्रेजेंट नहीं किया, तो अब सेक्शन 5 से ये नहीं है कि सेक्शन 5 को यूज करके वो उस बॉन्ड को वापस प्रेजेंट कर सकता है। वो जब ही कर सकता है जब आपके सीपीसी की प्रोविजन अलाउ करे एंड आपका कोर्ट ऑफ लॉ प्रोवाइड करे। ठीक है, सो दैट इज योर बी इलस्ट्रेशन। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू सेक्शन नंबर 6, जो क्या बात करता है, आपके रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स के बारे में बात करता है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। तो ये पॉपुलरली इसे क्या कहा जाता है, सो दैट इज योर रेस जेस्ट। ठीक है, तो आपसे डायरेक्टली सेक्शन रेस जेस्ट का सेक्शन पूछा जा सकता है, सेक्शन देखकर उसका नाम पूछा जा सकता है, तो आइदर वेज ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सो ऐसे फैक्ट्स जो क्या कर रहे हैं, सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो क्या वो रेलिवेंट होंगे, ये बताया गया है आपको सेक्शन 6, और सेक्शन 6 से ही आपके रेलिवेंसी का पार्ट जो है वो स्टार्ट होता है, एंड इसका अदर नेम क्या है, दैट इज रेस जेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, यानी कि वो खुद में अगर हम देखें तो उनको लेकर कोई भी विवाद नहीं है, वो क्या नहीं है, विवादित तथ्य नहीं है, फैक्ट इन इशू नहीं है, बट दे आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू as to form part of the same transactions are relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places। यानी कि खुद में वो विवादित तथ्य नहीं है, खुद में वो फैक्ट इन इशू नहीं है, लेकिन वो आपके फैक्ट इन इशू के साथ इस तरीके से रिलेट करते हैं कि वो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके सुसंगत तथ्य हो जाएंगे, रेलिवेंट तथ्य हो जाएंगे, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएंगे, चाहे वो चीज जो है वो सेम टाइम सेम प्लेस पे अकर हुई हो, चाहे डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस पे अकर हुई हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन ने कोई मर्डर होते हुए देखा, बाद में उसने जाकर क्या कराया, एफआईआर कराया, तो ये क्या है, अलग अलग प्लेस पे हुआ है, अलग अलग टाइम पर हुआ है, बट उस पर्सन का वो मर्डर देखना, वो क्या है आपका बेसिकली फैक्ट इन इशू का जो सेम ट्रांजैक्शन है उसी का क्या कर रहा है, पार्ट फॉर्म कर रहा है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, आपका रेस जेस्टे हो जाएगा, या ऐसा फैक्ट जो आपके फैक्ट इन इशू के साथ इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहा है, देन इट विल बी अ रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक इलस्ट्रेशन दिया गया है जहां क्या बताया है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग। तो ए को किस चीज का एक्यूजेशन है, ए के ऊपर, कि उसने बी की हत्या कारित करी है, कैसे, उसको मारपीट के, यानी कि बीटिंग करके। ठीक है, सो वॉट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी or the bystander at the beating or so shortly before or after as to form part of the transaction is a relevant fact। so for example, A and B क्या थे, सड़क पे खड़े थे, उनके बीच में क्या चल रही थी, हाथापाई चल रही थी, B ने A को कुछ बोला, A ने B को कुछ बोला, उन लोगों में इस तरीके से हाथापाई हुई, उसके बाद B ने क्या करा, ए ने क्या करा, उसको मार दिया। ठीक है, उसको सर पे मार दिया, तो उससे क्या हो गई है, बी की डेथ हो गई है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ए ने क्या कहा, बी ने क्या किया, उन लोगों के जो एक्शंस थे, उन लोगों का जो उन्होंने वर्ड्स स्पोकन थे, या जो उनके आसपास लोग थे जो शायद उनको छुड़वा रहे होंगे या सिर्फ बैठ के वीडियोस बना रहे होंगे, तो ये सारी ही चीजें क्या है, बेसिकली ये उस जो ट्रांजैक्शन है, जो वो पूरी प्रक्रिया है, उसका क्या है, पार्ट फॉर्म कर रहे हैं। सो हर ये एक छोटा छोटा फैक्ट क्या हो जाएगा, रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उस ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट सेक्शन नंबर 6 रेस जेस्ट। ठीक है, तो ए ने क्या कहा या क्या किया, बी ने क्या कहा या क्या किया, बाय स्टैंडर्ड्स जो आसपास में लोग थे उन्होंने क्या किया या उन्होंने क्या बोला, या उससे पहले या उसके बाद में क्या जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जो भी फैक्ट्स हैं, वो सारे ही उस ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड वो क्या हो जाएंगे, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 6 वो रेलिवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य हो जाएंगे। करेक्ट। चलिए मूविंग फॉरवर्ड, अब हम इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके केस लॉज हैं वो भी डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपके केस लॉज भी एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपको क्या बताया है, आर वर्सेस फोस्टर का केस बताया गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, ये आपका है 1854 का, ईयर नहीं भी ध्यान रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको केस लॉज जो आपके बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है जिन्हें हम लैंडमार्क जजमेंट्स कहते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। हमें फैक्ट्स ध्यान नहीं रखने, थोड़ा बहुत आप फैक्ट्स का आइडिया ले सकते हैं, पर कौन सा केस लॉ किस सेक्शन से रिलेटेड है, किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, वो आपको पता होना चाहिए। सो आर वर्सेस फॉस्टर में क्या बोला गया है, द विटनेस हैड ओनली सीन अ स्पीडिंग ट्रक बट नॉट द एक्सीडेंट।
तो जो विटनेस थे यानी कि जो वहां पे जो प्रेजेंट थे, उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक तेज गति में तेज स्पीड में आते हुए ट्रक को देखा, बट एक्सीडेंट नहीं देखा। उन्होंने ये तो देखा कि एक ट्रक जो है वो बहुत तेज स्पीड में आ रहा है, लेकिन उन्होंने वो उस ट्रक ने एक्सीडेंट किया है ऐसा कुछ नहीं देखा। सो द इंजर्ड पर्सन एक्सप्लेन हिम द नेचर ऑफ द एक्सीडेंट, लेकिन जिस पर्सन को ऐसी इंजरी कॉज हुई थी, उन्होंने उस विटनेस को क्या बताया, पूरा जो है सर्कमस्टांसेस और जो पूरा नेचर था एक्सीडेंट का वो बताया। So he was allowed to give the evidence of what the deceased said being part of the same transaction. तो ये जो भी उसको इंजर्ड पर्सन के द्वारा बताया गया विटनेस को, तो जो विटनेस है उनको अलाउ है कि वो जाकर कोर्ट में इस चीज का एविडेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक ही घटना का, एक ही ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, सो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सेप्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ हियरसे एविडेंस। अगर आप लोगों को ध्यान होगा तो हमने फर्स्ट सेशन के अंदर ही क्या डिस्कस किया था कि हियरसे एविडेंस हर केस के अंदर क्या करना है हमें, मतलब मोस्टली केसेस में हमें हियरसे एविडेंस को इग्नोर करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या बताया है कि जो आपका रेस जेस्टे है वो क्या है, हियरसे एविडेंस का एक्सेप्शन है, यानी कि आपका जो रेस जेस्टे है वो यहाँ पे अप्लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, चाहे उस पर्सन ने खुद ने कुछ नहीं देखा, लेकिन किसी और पर्सन ने, यानी कि जो इंजर्ड पर्सन था, जो डिसीज्ड पर्सन था, उसने जो एक्सप्लेन किया वो बेसिकली आपका क्या हो गया, हियर से। उसने खुद नहीं देखा पर सुनी सुनाई बात को लेकर उसने एविडेंस दिया है। तो यहाँ पर हमें क्या बताया गया है कि जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे है वो किसका एक्सेप्शन है, वो किसका परिवाद है, दैट इज योर हियर से एविडेंस। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो यहाँ पे क्या बोला है, इफ ए असॉल्ट्स बी ऑन द नेक विद अ नाइफ एंड दिस इज सीन बाय द बाय स्टैंडर्ड्स हु एक्सक्लेम दैट ए इज किलिंग बी, यानी कि क्या है, अगर ए इस तरीके से बी की गर्दन पे चाकू वगैरह रखकर उसको क्या कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है, धमकी दे रहा है, और ये चीजें उसके आसपास के लोगों द्वारा देखी जाती हैं और वो लोग बोल रहे हैं कि ए क्या कर रहा है, बी को इस तरीके से मार रहा है, तो वहां पर क्या है, ये जो एक्सप्लेनेशन, जो एक्सक्लेमेशन है, यानी कि जो बाय स्टैंडर्ड्स के द्वारा बोला गया है, so this will also be a part of transaction. The exclamation here is as much a part of the transaction of murder as the gushing out of the blood from the wound inflicted on the neck, with the only difference that later is a physical reaction to the act whereas the former is a psychological reaction through perception. तो बेसिकली क्या हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप लोग अज्यूम कीजिए एक सिचुएशन जहां एक पर्सन है ए, उसने क्या करा, बी की गर्दन पे चक्कू रखा है और उसको वो धमकी दे रहा है। अब आसपास में सी डी ई एफ सपोज बहुत सारे लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं इस तरीके से, और जो है इस तरीके से बोल रहे हैं कि मत मारो, या इस तरीके से कोई भी उनका रिएक्शन आ रहा है। तो ये जो रिएक्शन आया है ये किसके इक्विवेलेंट होगा, जितना, अब जब आपका ए उसको मारेगा, ठीक है, यानी कि बी की नेक पर वो जो है नाइफ वो मारेगा उसको, उससे तो जो खून निकलेगा, यानी कि जो ब्लड आउट होगा इंजरीज के वजह से, वो क्या है, वो भी जो आपका ट्रांजैक्शन है उसका पार्ट है, और इस तरीके से आपके जो आसपास में लोग खड़े थे उनका ये जो एक्सक्लेमेशन था ये भी क्या होगा, पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन है। डिफरेंस क्या है कि जो लोग चिल्ला रहे थे उस घटना से पहले भी, वो क्या था, साइकोलॉजिकल। हमने दो तरह के फैक्ट पढ़े थे, वन इज योर फिजिकल फैक्ट, सेकेंड इज योर साइकोलॉजिकल फैक्ट। तो वो क्या था, बेसिकली साइकोलॉजिकल, वो उनकी मेंटल कंडीशन थी, वो देखकर इस तरीके से चिल्ला रहे हैं, वो उनकी क्या थी, मेंटल कंडीशन थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जो ए है वो बी को मारने वाला है। एंड सेकेंडली जब उसने इस तरीके से उसको घाव दिया, उसमें से खून निकला, वो बेसिकली क्या हो गया, आपका फिजिकल इंजरी हो गई, वो हो गया आपका फिजिकल रिएक्शन। तो दोनों ही जो है वो आपके पार्ट फॉर्म करेंगे सेम ट्रांजैक्शन का। So, an eyewitness who has seen the occurrence of crime made a cry about it and soon after that has lodged an FIR. His filing of FIR is part of the same transaction and so it amounts to res geste. The fact that some time has elapsed between the occurrence and the report is immaterial. क्योंकि हमने रेस जेस्टे में क्या पढ़ा कि चाहे वो जो फैक्ट्स हैं वो सेम टाइम सेम प्लेस पे हैपन हुए हो या डिफरेंट टाइम डिफरेंट प्लेस पे हैपन हुए हो, वो पार्ट सेम ट्रांजैक्शन का ही पार्ट फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर भी यही बोला गया है, किसी आई विटनेस ने, किसी चश्मदीद गवाह ने कोई मर्डर देखा, बाद में जाकर उसने FIR कराई, तो चाहे यहाँ पर टाइम गैप है लेकिन फिर भी वो क्या होगा, रेस जेस्टे होगा। ये जो टाइम गैप है दिस इज इममटीरियल। ठीक है, सो ये आपका केस था सावलदास वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एंड फाइनली लास्ट केस जो हमारे पास इंपॉर्टेंट केस आता है दैट इज RM मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1973, जहां आपको क्या बताया गया है, टेप रिकॉर्डिंग इज रेलिवेंट एज रेस जेस्टे। जो ये आपकी टेप रिकॉर्डिंग्स होती हैं ये भी सेक्शन नंबर 6 में कवर होती है। ठीक है, सो आई होप आपको सेक्शन नंबर 6 इलस्ट्रेशंस विद केस लॉज क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर कोई केस लॉज रहते हैं तो वो आप लोग मुझे बता सकते हैं, हम उन्हें भी डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सब्जेक्ट हम लोग एक या दो लैंडमार्क जजमेंट्स की क्लास भी ऑर्गेनाइज कर लेंगे। ठीक है,
सो आपको सभी चीजें जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़नी है ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। चलिए, अब हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 7 की। सेक्शन नंबर 7 क्या बात करता है? फैक्ट्स जो क्या है, कॉज, इफेक्ट या ओकेजन। ठीक है, तो यहाँ आपको 3 टर्म्स याद रखनी है। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इशू, यानी कि आपके विवादित तथ्य फैक्ट इन इशू से रिलेटेड कैसे है, आइदर इन द टर्म्स ऑफ ओकेजन, कॉज या इफेक्ट। तो यहाँ पर भी आपको यही बोला है, फैक्ट्स विच आर द ओकेजन, कॉज और इफेक्ट immediate or otherwise of relevant fact or fact in issue, or which constitute the state of things under which they happen, or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। तो अब आपको प्रोविजन ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि सेक्शन नंबर 7 में अगर हम हेडिंग टाइटल पढ़ते हैं तो वहां हमें 3 टर्म्स देखने को मिल रही है, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट। लेकिन जब हम डीप में जाके सेक्शन को स्टडी करते हैं तो वहां आपको दो चीजें और देखने को मिलती हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट ऑफ थिंग, यानी कि यहाँ पर आपका कोई स्टेट ऑफ थिंग भी बता रहा है, वो भी आपके सेक्शन 7 में रेलिवेंट होगा। एंड अगर एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की गई है, फॉर एग्जाम्पल आप जो है एक ब्रीफकेस लेके जा रहे हैं बहुत सारे पैसों का, बिल्कुल ऐसी मतलब बिल्कुल जहाँ पे लोग वगैरह नहीं है इस तरह की रोड पर, तो वो क्या है, बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है। या कोई मकान है, खाली पड़ा है, सुनसान है, वहां ज्वेलरी, कैश वगैरह रखा हुआ है, तो ये क्या है, बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड मतलब अपॉर्चुनिटी दी गई है कि कोई भी पर्सन आके आपके घर में चोरी कर सकता है। सो सेक्शन नंबर 7 में अगर आप अंदर जाएंगे तो आपको 5 चीजें ध्यान में रखनी है, ओकेजन, कॉज, इफेक्ट, स्टेट ऑफ थिंग एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हम इलस्ट्रेशन देखेंगे तो आपको प्रोविजन और अच्छे से क्लियर होगा। सो ए इलस्ट्रेशन क्या बोलता है, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, तो क्या ए ने इस तरीके से बी के साथ रॉबरी कमिट की है, ये हमारा आता है क्वेश्चन, यानी कि फैक्ट इन इशू। तो यहाँ पे कौन से फैक्ट्स रेलिवेंट हो जाएंगे, द फैक्ट दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी B went to a fair with money in his possession and that he showed it or mentioned the fact that he had it to third person are relevant। यानी कि क्या ए ने इस तरह का रॉबरी कमिट किया है, तो वहां पर क्या बोला गया है कि सून बिफोर द रॉबरी, यानी कि रॉबरी से पहले जो बी था वो कहाँ गया था, इस तरह के मेले वगैरह में गया था जहां उसके पास में बहुत सारे पैसे थे। उसने ये चीजें कि मेरे पास पैसा है, इतने पैसे इतने पैसे, उन्होंने क्या करा, बहुत सारे लोगों को बताया। तो हो सकता है कि वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक ओकेजन प्रोवाइड कर रहा है, जो किसी पर्सन ने सुन लिया और उसने आपके साथ क्या कर दी, रॉबरी कमिट कर दी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज, तो ये जो फैक्ट है ये क्या हो जाएगा आपका रेलिवेंट फैक्ट, क्योंकि ये फैक्ट इन इशू का जो है वो अपॉर्चुनिटी है। देन बी इज, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, तो क्या ए ने बी का मर्डर कमिट किया है। सो द मार्क्स ऑन द ग्राउंड produced by a struggle at or near the place where the murder was committed are relevant facts। यानी कि जो अपने आप को बचाने की कोशिश में जो भी उसने हाथ पैर मारे होंगे या जो भी ग्राउंड पे मार्क्स हैं या जो उसके स्ट्रगल के मार्क्स हैं जहां पर मर्डर कमिट हुआ है, वो क्या हो जाएगा, वो रेलिवेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मर्डर है उसका ये क्या है, इफेक्ट है, क्योंकि वो मर्डर कॉज कर रहा था, तो अपने आप को बचाने के लिए उस पर्सन ने क्या किया होगा, इस तरीके से बचने की कोशिश की होगी। और उस बचने की कोशिश में जो उसने मार्क्स है ऑन द फ्लोर या ऑन द प्लेस ऑफ मर्डर, वो क्या हो जाते हैं, आपके रेलिवेंट फैक्ट हो जाते हैं बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 7। तो ये क्या बता रहा है, इफेक्ट बता रहा है उस फैक्ट इन इशू का। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम डिस्कस करेंगे एक केस लॉ, दैट इज इंपॉर्टेंट केस लॉ, जो आपका है आर वर्सेस रिचर्डसन। यहाँ पर क्या बोला गया है, द एविडेंस दैट देयर वर फुटप्रिंट्स एट और नियर द सीन ऑफ ऑफेंस ऑफ द एक्यूज इज रेलिवेंट एज इफेक्ट ऑफ द गोइंग ऑफ द एक्यूज इन दैट वे। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी का कहीं मर्डर किया और वो गीली मिट्टी पे क्या हो रहा है, जहां उसने मर्डर किया, बेसिकली फॉर एग्जाम्पल वो गार्डन था, ठीक है, वहां क्या थी, मिट्टी गीली थी। तो अब क्या होगा, जब ए ऐसा मर्डर कमिट करके जाएगा तो उसके पैरों की जो छाप है, यानी कि जो फुटप्रिंट्स है, वो छप जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, फैक्ट इन इशू क्या है, उसने मर्डर किया या नहीं किया। तो जो उस मर्डर के, उस एक्यूज्ड के जो क्या है फुटप्रिंट्स हैं, वो क्या है, बेसिकली इफेक्ट्स है कि उसने इस तरह का मर्डर किया होगा और फिर वो इस रास्ते से चला गया। तो ये क्या हो गया, बेसिकली इफेक्ट है एंड रेलिवेंट फैक्ट हो जाएगा अंडर योर सेक्शन नंबर 7। ठीक है, सो टायर मार्क्स हैं, अदर फॉर्म ऑफ मार्क्स एंड इंजरीज हैं, ये बेसिकली कैसे रेलिवेंट हो जाते हैं सेक्शन नंबर 7 में, दैट इज एज इफेक्ट। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से केस में अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको, कौन से में इफेक्ट दिख रहा है, कौन से में ओकेजन दिख रहा है, कौन से में आपको कॉज दिख रहा है, कौन से में आपको स्टेट ऑफ थिंग दिख रहा है। इसलिए सेक्शन नंबर 7 को आपको इन कीवर्ड से ध्यान में रखना है। Now finally last section of today's lecture, that is your section number 8। यहाँ पर आपको कौन कौन सी टर्म देखने को मिल रही है, 3 टर्म्स देखने को मिलती है, that is motive, preparation and conduct। कंडक्ट आपका प्रीवियस कंडक्ट भी हो सकता है, आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मोटिव क्या होता है,
अब आज आप इन लेक्चर्स को देख रहे हैं तो आपका इसके पीछे एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मोटिव क्या है, आपका राजस्थान एपीओ एग्जाम क्लियर करना। ठीक है, तो कोई पर्सन किसी को क्यों मारेगा, उसकी कोई आपसी रंजिश हो सकती है, उसका कोई मोटिव हो सकता है, सो दैट इज व्हाट मोटिव। प्रिपरेशन का मतलब क्या हो गया, आप किस तरीके से वो मर्डर कमिट करना चाहते हैं या वो रॉबरी कमिट करना चाहते हैं। आप गाड़ी लेकर आ रहे हैं, आप इस तरीके से नाइफ लेकर आ रहे हैं, आप इस तरीके से रस्सी लेकर आ रहे हैं, तो ये सब चीजें क्या है, प्रिपरेशन। एंड कंडक्ट क्या है कि उससे पहले आपने ये सब चीजें कलेक्ट करी। ठीक है, आपने देखा कि रात को ये पर्सन इस टाइम पर घर पर आता है, इस टाइम पर ये अकेला रहता है, तो ये क्या है, ये आपका कंडक्ट है, आचरण है आपका। एंड सब्सिक्वेंट मतलब आपने उस पर्सन का मर्डर कमिट करके आप भाग गए, तो ये क्या था, बेसिकली आपका सब्सिक्वेंट कंडक्ट। ठीक है, तो चलिए अब हम प्रोविजन डील करते हैं। यहाँ आपको क्या बोला है, एनी फैक्ट इज रेलिवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स अ मोटिव, प्रिपरेशन और प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, किसी भी सुसंगत तथ्य या विवादित तथ्य से रिलेटेड कोई आपको ऐसा देखने को मिलता है कि ये मोटिव है या ये प्रिपरेशन है उसके रिलेशन में, तो वो आपका सेक्शन 8 के अंदर रेलिवेंट हो जाएगा। अब कंडक्ट की अगर हम बात करते हैं, सो द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी टू एनी सूट और प्रोसीडिंग इन रेफरेंस टू सच सूट और प्रोसीडिंग or in reference to any fact and issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person and offense against whom is the subject of any proceeding is relevant। तो कंडक्ट पार्टी का खुद का भी हो सकता है, या आपने किसी को हायर किया कि जाकर बी का मर्डर कर दो, आपने सी को हायर किया, आपने इन द सेंस ए ने सी को हायर किया कि बी का जाके मर्डर कर दो, तो जो एजेंट का जो कंडक्ट है वो भी आपके रेलिवेंट होगा सेक्शन नंबर 8 में। कब रेलिवेंट हो जाएगा, इफ सच कंडक्ट influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact whether it was previous or subsequent there। ठीक है, तो चाहे वो प्रीवियस हो चाहे वो सब्सिक्वेंट कंडक्ट हो, वो रेलिवेंट होगा अंडर सेक्शन नंबर 8। अब यहाँ पर आपको दो एक्सप्लेनेशन दी गई है। एक्सप्लेनेशन 1 क्या बोलता है, द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट unless those statement accompany and explain act other than statement, but this explanation is not to affect the relevancy of statement under any other section of this act। ये इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन है, इसको अच्छे से समझिएगा। यहाँ पर आपको क्या बोला है कि सिर्फ अगर मैं ये बोल दूं किसी पर्सन को कि मैं तुम्हारा मर्डर करूंगी, ठीक है, तो सिर्फ ये स्टेटमेंट अपने आप में कंडक्ट नहीं है जब तक मैं ऐसा कोई एक्ट नहीं करती, यानी स्टेटमेंट के साथ जब एक्ट कंबाइन होगा तब वो क्या होगा, आपका रेलिवेंट होगा एज कंडक्ट अंडर सेक्शन 8। सिर्फ किसी को धमकी देना वो आपका सेक्शन 8 में कवर नहीं होगा, पर आप धमकी दे रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, आप इस तरह का कोई चाकू रख रहे हैं उसकी गर्दन पे, यानी कि उस स्टेटमेंट के साथ जब कोई एक्ट कंबाइन हो जाएगा तो वो आपका सेक्शन 8 में रेलिवेंट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सेक्शन 8 में तो वो स्टेटमेंट अकेले जो है वो रेलिवेंट नहीं होगा, पर हो सकता है किसी और सेक्शन में रेलिवेंट हो जाए, तो वो एक सेपरेट चीज है। पर सेक्शन 8 के अंदर स्टेटमेंट को एज कंडक्ट प्रूव करने के लिए उसके साथ कोई ना कोई एक्ट कंबाइन होना चाहिए। दिस इज योर एक्सप्लेनेशन 1। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन नंबर 2 की। व्हेन द कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन इज रेलिवेंट, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम और इन हिज प्रेजेंस एंड हियरिंग व्हिच अफेक्ट सच कंडक्ट इज रेलिवेंट, यानी कि जब किसी पर्सन का कंडक्ट रेलिवेंट है तो उस इंसान से या उस पर्सन से कुछ भी कहा गया हो या कुछ भी उसके प्रेजेंस में उसने सुना हो जो उसके कंडक्ट को जो है वो इम्पैक्ट करता है, वो भी रेलिवेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई पर्सन था जो मर्डर कमिट करने जा रहा था, ठीक है, अब वहां पर उसको कुछ पर्सन समझा रहे हैं या उसको बोल रहे हैं कि ये गलत है, ऐसा मर्डर मत करो, तुम्हें पनिशमेंट हो सकती है, और इससे उसका कंडक्ट चेंज हो जाता है, यानी कि वो मर्डर नहीं करता है, तो दैट विल ऑल्सो बी रेलिवेंट अंडर सेक्शन नंबर 8। ठीक है, तो उस कंडक्ट को, उस पर्सन के कंडक्ट को इम्पैक्ट कर रहा है अगर कोई स्टेटमेंट जो उसे बोला गया है या जो उसने सुना है, तो वो भी क्या होगा, रेलिवेंट होगा अंडर सेक्शन नंबर 8। ठीक है, सो अब इलस्ट्रेशंस हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। इलस्ट्रेशंस में आपको क्या बताया है, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी। ठीक है, ए का ट्रायल हो रहा है किस चीज को लेकर, कि उसने बी का मर्डर कमिट किया है। सो द फैक्ट्स दैट ए मर्डर्ड सी, दैट बी न्यू दैट ए हैड मर्डर्ड सी एंड दैट बी हैड ट्राइड टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम ए बाय थ्रेटनिंग टू मेक हिज नॉलेज पब्लिक आर रेलिवेंट। क्या हो रहा है यहाँ पर, ए ने सी का मर्डर कमिट किया, ठीक है, ट्रायल किसका चल रहा है, बी के मर्डर का चल रहा है, लेकिन ए ने मर्डर किसका किया था, सी का, यानी कि क्या है, पहले की चीज है, ए ने सी का मर्डर किया था और बी को क्या था, बी को पता था कि ए ने सी का इस तरीके से मर्डर किया है, और जो आपका बी है वो इस चीज की धमकी देकर उसको क्या कर रहा है, कि थ्रेटन कर रहा है कि मेरे को पता है कि तुमने
जो है वो सी का मर्डर किया है और ये चीज मैं जाकर बाहर सबको बता दूंगा। तो ये क्या हो जाता है, ये रेलिवेंट हो जाता है एज मोटिव। क्यों? क्योंकि अब ए ने बी का मर्डर क्यों किया होगा? क्योंकि उसे पता था कि अगर बी का मर्डर नहीं किया तो वो ये बात सबको जाके बता देगा कि ए ने सी का मर्डर किया था। तो ये क्या है, बेसिकली आपके ए का बी का मर्डर करने का ऑब्जेक्टिव था, मोटिव था। ठीक है, एक बार मैं वापस आपको समराइज करती हूँ। ट्रायल तो चल रहा है कि ए ने क्या बी का मर्डर कॉज किया है। अब मोटिव क्या था इसके पीछे कि ए ने क्यों बी का मर्डर किया होगा? तो जब ए ने सी का मर्डर कॉज किया था तब ये जो फैक्ट था ये किसकी नॉलेज में आ गया था? बी की। और बी क्या कर रहा था? उसको धमकी दे रहा था, उसको थ्रेटन कर रहा था कि अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए तो ये बात जाकर मैं क्या करूंगा, दूसरों को बता दूंगा, पब्लिक में जाकर बता दूंगा। तो इसलिए ए के पास क्या था, एक रीजन था सी को अपने रास्ते से हटाने के लिए या सी का मर्डर कॉज करने के लिए। ठीक है, सॉरी, बी का मर्डर कॉज करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज शोइंग द मोटिव। नेक्स्ट इज ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय पॉइजन, यानी कि ए ने बी का मर्डर कॉज किया है, कैसे? उसको पॉइजन देके। सो द फैक्ट दैट बिफोर द डेथ ऑफ बी ए प्रोक्योर्ड पॉइजन सिमिलर टू दैट विच वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड टू बी इज रेलिवेंट, यानी कि यहाँ क्या दिखा रहा है, प्रिपरेशन भी दिखा रहा है और उसका प्रीवियस कंडक्ट भी दिखा रहा है, जहां पर क्या किया कि इस तरीके से बी की डेथ से पहले ए ने क्या किया था, इस तरह का एक सिमिलर पॉइजन खरीदा था जिससे बी की डेथ हुई है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, रेलिवेंट हो गया। कैसे? आप इसको प्रिपरेशन की तरह भी रेलिवेंट बोल सकते हैं एंड प्रीवियस कंडक्ट भी ये शो कर रहा है। ठीक है, नाउ क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला, दिस इज very important case law in this regard. ठीक है, so accused had cut the throat of the deceased girl and because of that she was not able to speak, so she indicated the name of the accused by signs of her hand. It was held by the court that if the injured person is unable to speak, he can make dying declaration by signs and gestures in response to the question. अब यहाँ क्या हुआ, जो एक्यूज था उसने जो लड़की थी जो मर चुकी है अब, उसका गला काट दिया था। तो उससे क्या हुआ, अब वो बोल नहीं पा रही थी, तो उसने क्या किया, इस तरीके से उंगली से इशारा करके बताया कि दिस पर्सन इज द एक्यूज्ड। तो कोर्ट ने इस केस में क्या हेल्ड किया कि अगर जो इंजर्ड पर्सन है वो बोल नहीं सकता है तो वो इसे साइन या रिप्रेजेंटेशन से बता सकता है। ठीक है, लेकिन ये साइन और जेस्चर्स क्या आपके सेक्शन 8 में रेलिवेंट होंगे? तो उसके लिए क्या बोला गया है, दस सच साइंस एंड जेस्चर वर नॉट कंसीडर रेलिवेंट एज कंडक्ट अंडर सेक्शन 8 बट कंसीडर्ड एज अ डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1। तो ये जो है ये आपका कंडक्ट नहीं माना जाएगा अंडर सेक्शन 8, बट ये जो हम डाइंग डिक्लेरेशन आगे डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 32 के सबसेक्शन 1 में, वहां पर रेलिवेंट होगा, बट सेक्शन नंबर 8 में रेलिवेंट नहीं होगा। यानी कि इस तरह के साइंस या जेस्चर आपके सेक्शन नंबर 8 में रेलिवेंट नहीं होंगे। ठीक है, तो दिस इज क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। अब एक बार हम इन तीनों टर्म्स को थोड़ा सा अच्छे से और इनका डीपर मीनिंग में जाकर इन्हें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इस सेक्शन को थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। तो मोटिव हमने क्या देखा, मोटिव लिटरली मीन्स विच मूव्स अ मैन टूवर्ड्स एन एक्ट। Evidence of motive assumes significance when a case depends upon circumstantial evidences only. When a direct evidence is available, then there is no need to trace the motive. So motive basically क्या है, एम या ऑब्जेक्ट उस एक्ट को कंडक्ट करने के लिए या उस एक्ट को करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली जब डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं तब हमें इस तरह का मोटिव देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट जब हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, हमें सर्कमस्टांसेस को देखकर ये चीज जो है आइडेंटिफाई करनी है या कंक्लूड करनी है, तब उस केस में हम लोग मोटिव को देखते हैं। देन कंडक्ट क्या है बेसिकली, कंडक्ट इज द आउटवर्ड बिहेवियर ऑपरेटिंग टू प्रोड्यूस अ सर्टेन इफेक्ट, यानी कि हमारा क्या आचरण है, क्या हमारा व्यवहार है। ठीक है, सो ओनली द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज इज एडमिसिबल एंड द कंडक्ट ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट पार्टी टू द सूट और प्रोसीडिंग इज नॉट एडमिसिबल। तो सिर्फ किसका कंडक्ट यहाँ पर एडमिसिबल होगा, दैट इज योर पार्टी और एजेंट। ठीक है, जो केस में जो सूट या प्रोसीडिंग में पार्टी नहीं है उसका कंडक्ट कोई रेलिवेंसी नहीं रखेगा। एंड फाइनली द प्रिपरेशन, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं ऑल द प्रिपरेशन पर से इज नॉट पनिशेबल, यानी कि सिर्फ प्रिपेयर करना, सिर्फ अगर हम पॉइजन खरीद के ले आए या सिर्फ एक नाइफ खरीद के ले आए तो वो अपने आप में ऑफेंस नहीं हो जाता है। ठीक है, पर आईपीसी के अंदर कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेक्शंस हैं जहां सिर्फ जो आपका प्रिपरेशन है वो ही पनिशेबल होता है, but yet it is relevant and holds a probative force during a trial or proceeding. So the preparation on the part of the accused may be to accomplish crime, to prevent the discovery of crime or to aid the escape of the criminal and avert suspicion. तो यानी कि प्रिपरेशन उस क्राइम को कमिट करने के लिए भी की जा सकती है, जैसे पॉइजन खरीदना, नाइफ खरीदना, या उसको छुपाने के लिए भी की जा सकती है, क्राइम को छुपाने के लिए भी की जा सकती है, यानी कि गड्ढा खोद के सपोज चाकू गाड़ दिया, या किसी ऑफेंडर को, किसी एक्यूज्ड को, किसी क्रिमिनल को जो है उससे बचाने के लिए भी की जा सकती है।
सो दिस इज योर मोटिव कंडक्ट प्रिपरेशन। ठीक है, सो आई होप सभी स्टूडेंट्स को जो है वो आज का जो हमने एजेंडा यानी कि जो हमने सेक्शन नंबर 5, 6, 7, 8 डिस्कस किए वो अच्छे से क्लियर होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आराम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम जो ग्रुप है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको रेगुलरली क्लास के अपडेट्स प्लस नोट्स वगैरह कंटेंट स्टडी मटेरियल मिलता रहे, ठीक है। इसी के साथ साथ हमको एक जो है पेस, एक जो स्पीड है वो मेंटेन करके चलनी है ताकि हम टाइमली अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर ले एंड उसके साथ भी आपका प्रैक्टिस भी होता रहे एंड के अंदर जब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं जनवरी में तो हम लोग रिविजन भी करते रहे, ठीक है। तो अगर आपको सेशंस हेल्पफुल लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प होती रहे एंड डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आगे के सेक्शन से। थैंक यू।